नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकिता कुमारी और आज आप सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास कर्मभूमि। इस हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इसमें आगे तक कंटिन्यू बने रहें। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला अध्याय। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जिस तत्परता से फीस वसूली की जाती है, शायद मालगुजारी भी उतनी सख्ती से नहीं वसूली की जाती। महीने में एक दिन नियत कर दिया जाता है, उस दिन फीस का दाखिला होना अनिवार्य है। या तो फीस दीजिए या नाम कटवाइए, या जब तक फीस न दाखिल हो रोज़ कुछ जुर्माना दीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि उसी दिन फीस दुगनी कर दी जाती है और किसी दूसरी तारीख को दुगनी फीस न दी जाए तो नाम काट दिया जाता है। काशी के क्वींस कॉलेज में यही नियम था। 7वीं तारीख को फीस न दो तो 21वीं तारीख को दुगनी फीस देनी पड़ती थी या नाम काट दिया जाता था। ऐसे कठोर नियमों का उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता था कि गरीब के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाए। वहीं हृदयहीन दफ्तरी शासन जो अन्य विभागों में है, हमारे शिक्षालयों में भी, वह किसी के साथ रियायत नहीं करता। चाहे जहाँ से लाओ, कर्ज लाओ, गहने गिरवी रखो, लोटा थाली बेचो, चोरी करो, मगर फीस ज़रूर दो। नहीं फीस देनी पड़ेगी या नाम कट जाएगा। ज़मीन और जायदाद के का वसूल करने में भी कुछ रियायत की जाती है। हमारे शिक्षालयों में नरमी को घुसने ही नहीं दिया जाता। वहाँ अस्थायी रूप से मार्शल लॉ का व्यवहार होता है। कचहरी में पैसे का राज है, हमारे स्कूलों में भी पैसे का राज है। उससे कहीं कठोर, कहीं निर्दय। देर में आए तो जुर्माना, न आए तो जुर्माना। सबक न याद हो तो जुर्माना। किताबें न खरीद सकिए तो जुर्माना। कोई अपराध हो जाए तो जुर्माना। शिक्षालय क्या है? जुर्मानालय है। यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देने वाले, पैसे के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच देने वाले छात्र निकलते हैं तो आश्चर्य क्या है। आज वही वसूली की तारीख है। अध्यापकों की मेज पर रुपयों के ढेर लगे हैं। चारों तरफ खनाखन की आवाज़ें आ रही हैं। सराफे में भी रुपए की ऐसी झनकार कम सुनाई देती है। हर एक मास्टर तहसील का चपरासी बन बैठा है। जिसके लड़के का नाम पुकारा जाता है, वह अध्यापक के सामने आता है, फीस देता है और अपनी जगह पर आ बैठता है। मार्च का महीना है। इसी महीने में अप्रैल, मई और जून की फीस भी वसूल की जा रही है। इम्तिहान की फीस भी ली जा रही है। 10वें दर्जे में तो एक एक लड़के को 40 रुपये देने पड़ रहे हैं। अध्यापक ने 20वें लड़के का नाम पुकारा, अमरकांत। अमरकांत गैर हाजिर था। अध्यापक ने पूछा, क्या अमरकांत नहीं आया? एक लड़के ने कहा, आए तो थे, शायद बाहर चले गए हों। क्या फीस नहीं लाया है? किसी लड़के ने जवाब नहीं दिया। अध्यापक की मुद्रा पर खेद की रेखा झलक पड़ी। अमरकांत अच्छे लड़कों में थे। बोले, शायद फीस लाने गया होगा। इस घंटे में न आया तो दूनी फीस देनी पड़ेगी। मेरा क्या अख्तियार है? दूसरा लड़का चले, गोवर्धन दास। सहसा एक लड़के ने पूछा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बाहर जाकर देखूं? अध्यापक ने मुस्कुराकर कहा, घर की याद आ गई होगी। खैर, जाओ, मगर 10 मिनट के अंदर आ जाना। लड़कों को बुला बुलाकर फीस लेना मेरा काम नहीं है। लड़के ने नम्रता से कहा, अभी आता हूँ। कसम ले लीजिए जो हाथे के बाहर जाऊँ। यह इस कक्षा के संपन्न लड़कों में था। बड़ा खिलाड़ी, बड़ा बैठकबाज, हाजिरी देकर गायब हो जाता।
तो शाम की खबर लाता। हर महीने फीस की दुगनी रकम जुर्माना दिया करता था। गोरे रंग का लंबा छर्राहा शौकीन युवक था जिसके प्राण खेल में बसते थे। नाम था मोहम्मद सलीम। सलीम और अमरकांत दोनों पास पास बैठते थे। सलीम को हिसाब लगाने का तजुर्बा करने में अमरकांत से विशेष सहायता मिलती थी। उसकी कॉपी से नकल कर लिया करता था। इससे दोनों में दोस्ती हो गई थी। सलीम कवि था, अमरकांत उसकी गज़लें बड़े चाव से सुनता था। मैत्री का यह एक और कारण था। सलीम ने बाहर जाकर इधर उधर निगाह दौड़ाई। अमरकांत का पता नहीं। जरा और आगे बढ़े तो देखा वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ा है। पुकारा, अमरकांत, ओ बंधु लाल, चलो फीस जमा कर, पंडित जी बिगड़ रहे हैं। अमरकांत ने अकचन के दामन से आंखें पोंछ ली और सलीम की तरफ आता हुआ बोला, क्या मेरा नंबर आ गया? सलीम ने उसके मुंह की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने जीवन में शायद कभी रोया हो। चौंक कर बोला, अरे तुम रो रहे हो, क्या बात है? अमरकांत सांवले रंग का छोटा सा दुबला पतला कुमार था। अवस्था 20 की हो गई थी पर अभी मसे भी न भीगी थी। 14-15 साल का किशोर सा लगता था। उसके मुख पर एक वेदनामय दृढ़ता जो निराशा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी अंकित हो रही थी, मानो संसार में उसका कोई नहीं है। इसके साथ ही उसकी मुद्रा पर कुछ ऐसी प्रतिभा, कुछ ऐसी मन विवशता की एक बार उसे देखकर फिर भूल जाना कठिन था। उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं जी, रोता कौन है? आप रोते हैं? और कौन रोता है? सच बताओ, क्या हुआ? अमरकांत की आंखें फिर भर आईं। लाख यत्न करने पर भी आंसू न रुक सके। सलीम समझ गया। उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या फीस के लिए रो रहे हो? भले आदमी, मुझसे क्यों न कह दिया? तुम मुझे भी गैर समझते हो? कसम खुदा की, बड़े नालायक आदमी हो तुम। ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों से भी यह गैरियत, चलो क्लास में, मैं फीस दे देता हूँ। जरा सी बात के लिए घंटे भर से रो रहे हो? वह तो कहो मैं आ गया, नहीं तो आज जनाब का नाम ही कट गया होता। अमरकांत को तसल्ली तो हुई पर अनुग्रह के बोझ से उसकी गर्दन दब गई। बोला, पंडित जी आज मान जाएंगे? सलीम ने खड़े होकर कहा, पंडित जी के बस की बात थोड़ी है, यही सरकारी कायदा है। मगर तो तुम बड़े शैतान हो। वह तो खैरियत हो गई, मैं रुपए लेता आया था, नहीं खूब इम्तिहान देते। देखो आज एक ताज़ा गज़ल कही है, पीठ सहला देना। आपको मेरी वफा याद आई? खैर है, आज यह क्या याद आई? अमरकांत का व्यथित चित्त इस समय गज़ल सुनाने को तैयार न था, पर सुने बगैर काम भी तो नहीं चल सकता। बोला, नाजुक चीज़ है, खूब कहा है। मैं तुम्हारी ज़ुबान की सफाई पर जान देता हूँ। सलीम, यही तो ख़ास बात है। भाई साहब, लफ्ज़ों की झंकार का नाम गज़ल नहीं है। दूसरा शेर सुनो। फिर मेरे सीने में एक हुक उठी, फिर मुझे तेरी याद आ गई। अमरकांत ने फिर तारीफ़ की, लाजवाब चीज़ है, कैसे तुम्हें ऐसे शेर सूझ जाते हैं? सलीम हंसा, उसी तरह जैसे तुम्हें हिसाब और मजमून सूझ जाते हैं, जैसे एसोसिएशन में स्पीच दे लेते हो। आओ पान खाते चलें। दोनों दोस्त ने पान खाए और स्कूल की तरफ चले। अमरकांत ने कहा, पंडित जी बड़ी डांट बताएंगे, फिर फीस ही लेंगे, और जो पूछें अब तक कहाँ थे, कह देना फीस लाना भूल गया था। मुझसे न कहते बनेगा, मैं साफ साफ कह दूँगा तो तुम पीटोगे भी मेरे हाथ से। संध्या समय जब छुट्टी हुई और दोनों मित्र घर चले,
अमरकांत ने कहा, तुमने आज मुझ पर जो एहसान किया है। सलीम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस खबरदार, जो मुंह से एक आवाज़ भी निकाली, कभी भूल कर भी इसका जिक्र न करना। आज जलसे में आओगे? मजमून क्या है मुझे तो याद ही नहीं। अजी वही पश्चिमी सभ्यता है। तो मुझे 2-4 पॉइंट बता दो, नहीं तो मैं वहाँ कहूँगा क्या। बताना क्या है? पश्चिमी सभ्यता की बुराइयाँ हम सब जानते ही हैं, वही बयान कर देना। तुम जानते होगे, मुझे तो एक भी नहीं मालूम। एक तो यह तालीम ही है, जहाँ देखो वही दुकानदारी, अदालत की दुकान, इल्म की दुकान, सेहत की दुकान। इस पॉइंट पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अच्छी बात है, आऊँगा। अमरकांत के पिता लाला समरकांत बड़े उद्योगी पुरुष थे। उनके पिता केवल एक झोपड़ी छोड़कर मरे थे, मगर समरकांत ने अपने बाहुबल से लाखों की संपत्ति जमा कर ली थी। पहले उनकी एक छोटी सी हल्दी की आदत थी। हल्दी से गुड़ और चावल की बारी आई। 3 बरस तक लगातार उनके व्यापार का क्षेत्र बढ़ता ही गया। अब आड़तें बंद कर दी थी, केवल लेन देन करते थे। जिसे कोई महाजन रुपए न दे, उसे वह बेखटके दे देते थे और वसूली भी कर लेते। उन्हें आश्चर्य होता था कि किसी के रुपए मारे कैसे जाते। ऐसा मेहनती आदमी भी कम होगा। घड़ी रात रहे गंगा स्नान करने चले जाते और सूर्योदय के पहले विश्वनाथ जी के दर्शन करके दुकान पर पहुंच जाते। वहां मुनीम को जरूरी काम समझाकर तगादे पर निकल जाते और तीसरे पहर लौटते। भोजन करके फिर दुकान आ जाते और आधी रात तक डटे रहते। भोजन तो एक ही बार करते थे, पर खूब डटकर। 200-250 मुंगदर के हाथ अभी तक फिरते हैं। अमरकांत की माता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। समरकांत ने मित्रों के कहने सुनने से दूसरा विवाह कर लिया था। उस 7 साल के बालक ने नई माँ का बड़े प्रेम से स्वागत किया, लेकिन उसे जल्द मालूम हो गया कि उसकी नई माता उसकी जिद और शरारतों को उस समा दृष्टि से नहीं देखती जैसे उसकी माँ देखती थी। वह अपनी माँ का अकेला लाडला लड़का था, बड़ा जिद्दी, बड़ा नटखट, जो बात मुंह से निकल जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। नई माता जी बात बात पर डांटती थी, यहाँ तक कि उसे माता से द्वेष हो गया। जिस बात को वह मना करती उसे वह अदबदा करता था। पिता से भी ठीठ हो गया था। पिता और पुत्र में स्नेह का बंधन न रहा। लाला जी जो काम करते, बेटे को उसमें अरुचि होती। वह मलाई के प्रेमी थे, बेटे को मलाई से अरुचि थी। वह पूजा पाठ बहुत करते थे, लड़का ऐसे ढोंग समझता था। वह पहले सिरे के लोभी थे, लड़का पैसे को ठिकारा समझता था। मगर कभी कभी बुराई से भलाई पैदा हो जाती है। पुत्र सामान्य रीति से पिता का अनुगामी होता है। महाजन का बेटा महाजन, पंडित का पंडित, वकील का वकील, किसान का किसान होता है। मगर यहाँ इस द्वेष ने महाजन के पुत्र को महाजन का शत्रु बना दिया। जिस बात का पिता ने विरोध किया वह पुत्र के लिए मान्य हो गई, और जिसको सहारा वह त्याज्य महाजनी के हथकंडे और षड्यंत्र उसके सामने रोज ही रचे जाते थे। उसे इस व्यापार से घृणा होती थी। इसे चाहे वह पूर्व संस्कार कह लो, पर हम तो यही कहेंगे कि अमरकांत के चरित्र का निर्माण पिता द्वेष के हाथों हुआ। खैरियत यह हुई कि उसके कोई सौतेले भाई न हुआ, नहीं शायद वह घर से निकल गया होता। समरकांत अपनी संपत्ति को पुत्र से ज़्यादा मूल्यवान समझते थे।
पुत्र के लिए तो संपत्ति की कोई ज़रूरत न थी, पर संपत्ति के लिए पुत्र की ज़रूरत थी। विमाता की तो इच्छा यही थी कि उसे वनवास देकर अपनी चहेती नैना के लिए रास्ता साफ कर दे, पर समरकांत इस विषय में निश्चल रहे। मजा यह था कि नैना स्वयं भाई से प्रेम करती थी और अमरकांत के हृदय में अगर घर वालों के लिए कहीं कोई कोमल स्थान था तो वह नैना के लिए था। नैना की सूरत भाई से इतनी मिलती जुलती थी जैसे सगी बहन हो। इस अनुरूपता ने उसे अमरकांत के और भी समीप कर दिया था। माता पिता के इस दुर्व्यवहार को वह इस स्नेह के नशे में लुभा दिया करता था। घर में कोई बालक न था और नैना के लिए किसी साथी का होना अनिवार्य था। माता चाहती थी नैना भाई से दूर दूर रहे। वह अमरकांत को इस योग्य न समझती थी कि वह उनकी बेटी के साथ खेले। नैना की बाल प्रकृति इस कूटनीति के सुझाए न सूझी। भाई बहन में स्नेह यहाँ तक बढ़ा कि अंत में विमत्व के मातृत्व को भी परास्त कर दिया। विमाता ने नैना को भी आंखों से गिरा दिया और पुत्र की कामना के लिए संसार से विदा हो गई। अब नैना घर में अकेली रह गई। समरकांत बाल विवाह की बुराइयां समझते थे, अपना विवाह भी न कर सके। बृहद विवाह की बुराइयां भी समझते थे। अमरकांत का विवाह करना जरूरी हो गया। अब इस प्रस्ताव का विरोध कौन करता। अमरकांत की अवस्था 19 साल से कम न थी, पर देह और बुद्धि को देखते हुए अभी किशोरावस्था में ही था। देह का दुर्बल, बुद्धि का मंद पौधे को कभी मुक्त प्रकाश न मिला। कैसे बढ़ता, कैसे पलता। पढ़ने के और फैलने के लिए दिन कुसंगित और असमय में निकल गए। 10 साल पढ़ते हो गए थे और अभी ज्यों त्यों 8वें में पहुंचा था। किंतु विवाह के लिए यह बातें नहीं देखी जाती। देखा जाता है धान, विशेषकर उस बिरादरी में जिसका उनमें भी व्यवसाय हो। लखनऊ के एक धनी परिवार से बातचीत चल पड़ी। समरकांत की तो लार टपक पड़ी। कन्या के घर से विमाता माता के सिवा निकट का कोई संबंधी न था। धन की कोई थाह नहीं। ऐसी कन्या बड़े भागों से मिलती है। उसकी माता ने बेटे की साधा बेटी से पूरी की थी। त्याग की जगह भोग, शील की जगह तेज, कोमल की जगह तीव्र का संस्कार दिया। सिकुड़ने और सिमटने का उसे अभ्यास न था और वह युवक प्रकृति की युवती ब्याही गई। युवती प्रकृति के युवक से, जिसमें पुरुषार्थ का कोई गुण नहीं। अगर दोनों के कपड़े बदल दिए जाते तो एक दूसरे के स्थान पन्न हो जाते। दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्री तत्व है। विवाह हुए 2 साल हो चुके थे, पर दोनों में कोई सामंजस्य न था। दोनों अपने अपने मार्ग पर चले जाते थे। दोनों के विचार अलग, व्यवहार अलग, संसार अलग अलग, जैसे 2 भिन्न जलवायु के जंतु एक पिंजरे में बंद कर दिए गए हों। हाँ, तभी अमरकांत के जीवन में संयम और प्रयास की लगन पैदा हो गई थी। उसकी प्रकृति में जो ढीलापन, निर्जीवता और संकोच था, वह कोमलता के रूप में बदलता जाता था। विद्याभ्यास में उसे अब रुचि हो गई थी। हालांकि लालाजी अब उसे घर के धंधों में लगाना चाहते थे। वह तार वार पढ़ लेता था और इससे अधिक योग्य की उनकी समझ में जरूरत न थी। पर अमरकांत उस पथिक की भांति जिसने दिन विश्राम में काट दिया हो, अब अपने स्थान पर पहुंचने के लिए दुगने वेग से कदम बढ़ाए चलता था। स्कूल से लौटकर अमरकांत नियमानुसार अपनी छोटी कोठरी में जाकर चरखे पर बैठ गया। उस विशाल भवन में जहाँ बारात ठहर सकती थी, उसमें अपने लिए ही छोटी सी कोठरी पसंद की थी। इधर कई महीनों से उसने 2 घंटे रोज सूत काटने की प्रतिज्ञा कर ली थी और पिता के विरोध करने पर भी उसे निभाया जाता था।
मकान था तो बहुत बड़ा, मगर निवासियों की रक्षा के लिए उतना उपयुक्त न था जितना धान की रक्षा के लिए जितना धान की रक्षा के लिए। नीचे के तले में कई बड़े बड़े कमरे थे जो गोदाम के लिए बहुत अनुकूल थे। हवा और प्रकाश का कहीं रास्ता नहीं। जिस रास्ते से हवा और प्रकाश आ सकता है उसी रास्ते से चोर भी तो आ सकता है। चोर की शंका उसकी एक एक ईंट से टपकती थी। ऊपर के दोनों तलवे हवादार और खुले हुए थे। भोजन नीचे बनता था, सोना बैठाना ऊपर होता था। सामने सड़क पर 2 कमरे थे, एक में लाला जी बैठते थे, दूसरे में मुनीम। कमरों के आगे एक साइबान था जिसमें गाय बांधती थी। लाला जी पक्के गोभक्त थे। अमरकांत सूत काटने में मग्न था कि उसकी छोटी बहन नैना आकर बोली, क्या हुआ भैया, फीस जमा हुई या नहीं? मेरे पास 20 रुपए हैं, ये ले लो, मैं कल और किसी से मांग लाऊंगी। अमर ने चरखा चलाते हुए कहा, आज ही तो फीस जमा करने की तारीख थी, नाम कट गया, अब रुपए लेकर क्या करूँगा। नैना रूप रंग में अपने भाई से इतनी मिलती थी कि अमरकांत की उसकी साड़ी पहन लेता तो यह बतलाना मुश्किल हो जाता कि कौन ये है कौन वह। इतना अंतर अवश्य था कि भाई की दुर्बलता यहाँ सुकुमारता बनकर आकर्षक हो गई थी। अमर ने दिल लगी की थी पर नैना के चेहरे रंग उड़ गए। बोली, तुमने कहा नहीं, नाम न काटो, मैं 2-1 दिन में दे दूंगा। अमर ने उसकी घबराहट का आनंद उठाते हुए कहा, कहने को तो मैंने सब कुछ कहा, लेकिन सुनता कौन था। नैना ने रोष के भाव से कहा, मैं तो तुम्हें अपने कड़े दे रही थी, क्यों नहीं लिए? अमर ने हंसकर पूछा, और जो दादाजी पूछते तो क्या होता? दादाजी से बतला ही क्यों? अमर ने मुंह लंबा करके कहा, मैं चोरी से कोई काम नहीं करना चाहता नैना, अब खुश हो जाओ, मैंने फीस जमा कर दी। नैना को विश्वास न आया। बोली, फीस नहीं, वह जमा कर दी। तुम्हारे पास रुपए कहाँ थे? नहीं नैना, सच कहता हूँ, जमा कर दी। रुपए कहाँ थे? एक दोस्त से ले लिए। तुमने मांगे कैसे? उसने आप ही दे दिए। मुझे मांगने न पड़े। कोई बड़ा सज्जन होगा। हाँ, है तो सज्जन। नैना, जब फीस जमा होने लगी तो मैं मारे शर्म के बाहर चला गया। न जाने क्यों उस वक्त मुझे रोना आ गया। सोचता था मैं ऐसा गया बीता हूँ कि मेरे पास 40 रुपए नहीं। वह मित्र जरा देर में मुझे बुलाने आया। मेरी आंखें लाल थीं, समझ गया, तुरंत जाकर फीस जमा कर दी। तुमने कहाँ पाए थे ये 20 रुपए? यह नहीं बताऊंगी। नैना ने भाग जाना चाहा। 12 बरस की यह लज्जाशील बालिका एक साथ ही सरल भी थी और चतुर भी। उसे ठफाना सहज न था, उससे अपनी चिंताओं को छिपाना कठिन था। अमर ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, जब तक बताओगी नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, किसी से कहूँगा नहीं, सच कहता हूँ। नैना छिपती हुई बोली, दादा से लिए। अमरकांत ने बेदिली के साथ कहा, तुमने उनसे नाहक मांगे? नैना, जब उन्होंने मुझे इतनी निर्दयता से धुतकार दिया तो मैं नहीं चाहता कि उनसे एक पैसा भी मांगूं। मैंने तो समझा था तुम्हारे पास कहीं पड़े होंगे। अमर, मैं जानता कि तुम भी दादा से ही मांगोगी तो साफ साफ कह देता, मुझे रुपए की ज़रूरत नहीं। दादा क्या बोले? नैना सजल नेत्र होकर बोली, तो नहीं, यही कहते रहे कि करना धरना तो कुछ नहीं, रोज रुपए चाहिए, कभी फीस, कभी किताब, कभी चंदा। फिर मुनीम जी से कहा, 20 रुपए दे दो, 20 रुपए फिर देना। अमर ने उत्तेजित होकर कहा, तुम रुपए लौटा देना, मुझे नहीं चाहिए। नैना सिसक सिसक कर रोने लगी। अमरकांत ने रुपए जमीन पर फेंक दिए थे और वह सारी कोठरी में बिखरे पड़े थे। दोनों में से एक भी चुनने का नाम न लेता था।
सहसा लाला समरकंद आकर द्वार पर खड़े हो गए। नैना की सिसकियां बंद हो गईं और अमरकांत मानो तलवार की चोट खाने के लिए अपने मन को तैयार करने लगा। लाला जो दोहरे दम बदन के दीर्घकाय मनुष्य थे, सिर से पांव तक सेठ वही, खल्लावट मस्तक वही, फूले हुए कपोल वही, निकली हुई तोंद, मुख पर संयम का तेज था जिसमें स्वार्थ की गहरी झलक मिली हुई थी। कठोर स्वर में बोले, चरखा चला रहा है, इतनी देर में कितना सूत काटा होगा? 2-4 रुपए का? अमरकांत ने गर्व से कहा, चरखा रुपए के लिए नहीं चलाया जाता। और किस लिए चलाया जाता है? यह आत्मशुद्ध का एक साधन है। समरकांत ने घाव पर जैसे नमक पड़ा बोले, यह आज नई बात मालूम हुई। तब तो तुम्हारे ऋषि होने में कोई संदेह नहीं रहा, मगर साधन के साथ कुछ घर गृहस्थी का काम भी देखना होता है। दिन भर स्कूल में रहो, वहाँ से लौटो तो चरखे पर बैठो, रात को तुम्हारी स्त्री पाठशाला खुले, संध्या समय जसले हो तो घर का धंधा कौन करे? मैं बैल नहीं हूँ, तुम्ही लोगों के लिए इस जंजाल में फंसा हुआ हूँ। अपने ऊपर लाद ले जाऊंगा। तुम्हें कुछ तो मेरी मदद करनी चाहिए। बड़े नीतिवान बनते हो। क्या यह नीति है कि बूढ़ा बाप मरा करे और जवान बेटा उसकी बात भी न पूछे? अमरकांत ने उद्दंडता से कहा, मैं तो आपसे बार बार कह चुका, आप मेरे लिए कुछ न करें। मुझे धान की जरूरत नहीं। आपकी वृद्धावस्था है, शांत चित्त होकर भागवत भजन कीजिए। समरकंद तीखे शब्दों में बोले, धान न रहेगा लाला तो भीख मांगोगे, यूं चैन से बैठकर चरखा न चलाओगे, यह तो न होगा। मेरी कुछ मदद करो। पुरुषार्थहीन मनुष्यों की तरह कहने लगे, मुझे धान की जरूरत नहीं। कौन है जिसे धान की जरूरत नहीं? साधु सन्यासी तक तो पैसे पर प्राण देते हैं। धान बड़े पुरुषार्थ से मिलता है। जिसमें पुरुषार्थ नहीं वह क्या धान कमाएगा? बड़े बड़े तो धान की अपेक्षा कर ही नहीं सकते। तुम किस खेत की मूली हो? अमर ने उसी वितंडता भाव से कहा, संसार धान के लिए प्राण दे, मुझे धन की इच्छा नहीं। एक मंजूर भी धर्म और आत्मा की रक्षा करते हुए जीवन का निर्वाह कर सकता है। कम से कम मैं अपने जीवन में इसकी परीक्षा करना चाहता हूँ। लाला जी को वाद विवाद का अवकाश न था। हार कर बोले, अच्छा बाबा, कर लो खूब जी भर परीक्षा, लेकिन रोज रोज रुपए के लिए मेरा सिर न खाया करो। मैं अपनी गाड़ी कमाई तुम्हारे व्यसन के लिए नहीं लुटाना चाहता। लाला जी चले गए। नैना कहीं एकांत में जाकर खूब रोना चाहती थी, पर हिल न सकती थी। और अमरकांत ऐसा विरक्त हो रहा था मानो जीवन उससे भार हो रहा है। उसी वक्त महरी ने ऊपर से आकर कहा, भैया तुम्हें बुआ जी बुला रही हैं। अमरकांत ने बिगड़कर कहा, फुर्सत नहीं है, चली वहाँ से बुआ जी बुला रही हैं। लेकिन जब महरी लौटने लगी तो उसने अपने तीखेपन पर लज्जित होकर कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है, सिलो कह दो अभी आता हूँ। तुम्हारी रानी जी क्या कर रही हैं? सिलो का पूरा नाम था कौशल्या। शीतला में पति पुत्र और एक आँख जाती रही थी। तब से विपश्चित सी हो गई थी। रोने की बात पर हंसती थी, हंसने की बात पर रोती थी। घर के और सभी प्राणी, यहाँ तक कि नौकर चाकर तक उसे डांटते रहते थे। केवल अमरकांत उसे मनुष्य समझता था। कुछ स्वस्थ होकर बोली, बैठी कुछ लिख रही है। लाला जी चीखते थे, इसी से तुम्हें बुला भेजा। अमर जैसे गिर पड़ने के बाद गर्द झाड़ता हुआ प्रसन्न मुख ऊपर चला। सुखदा अपने कमरे के द्वार पर खड़ी थी। बोली, तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं। स्कूल से आकर चरखा ले बैठते हो, क्यों नहीं मुझे घर भेज देते?
जब मेरी ज़रूरत समझना, बुला भेजना। अब की आए मुझे 6 महीने हुए, मियाद पूरी हो गई, अब तो रिहाई हो जानी चाहिए। यह कहते हुए उसने एक तस्तरी में कुछ नमकीन और कुछ मिठाई लाकर मेज़ पर रख दी और अमर का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाकर कुर्सी पर बैठ दिया। यह कमरा और सब कमरों से बड़ा, हवादार और सुसज्जित था। दरी का गर्श था, उस पर करीने से कई गद्दादार और सादी कुर्सियाँ लगी हुई थी। बीच में एक छोटी सी नक्काशीदार गोल मेज थी। शीशे की अलमारियों में सजीद पुस्तकें सजी हुई थी। आलों पर तरह तरह के खिलौने रखे हुए थे। एक कोने में मेज पर हारमोनियम रखा हुआ था। दीवार पर धुंधर रवि वर्मा और कई चित्रकारों की तस्वीरें शोभा दे रही थीं। 2-3 पुराने चित्र भी थे। कमरे की सजावट से सुरुचि और संपन्नता का आभास होता था। अमरकांत सुखदा से विवाह हुए 2 साल हो चुके थे। सुखदा 2 बार तो एक महीना रहकर चली गई थी। अब की उसे आए 6 महीने हो गए थे, मगर उसका स्नेह अभी तक ऊपर ही ऊपर था। गहराइयों में दोनों एक दूसरे से अलग अलग थे। सुखदा ने कभी अभाव न जाना था, जीवन की कठिनाइयाँ न सही थी। वह जाने माने मार्ग को छोड़कर अनजान रास्ते पर पाँव रखते डरती थी। भोग और विलास को वह जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु समझती थी और उसे हृदय से लगाए रहना चाहती थी। अमरकांत को वह घर के कामकाज की ओर खींचने का प्रयास करती थी। कभी समझती थी, कभी रूठती थी, कभी बिगड़ती थी। सास के न रहने से वह एक प्रकार से घर की स्वामिनी हो गई थी। बाहर के स्वामी लाला समरकांत थे, पर भीतर का संचालन सुखदा ही के हाथों में था। किंतु अमरकांत उसकी बातों को हंसी में टाल देता, उस पर अपना प्रभाव डालने की कभी चेष्टा न करता। उसकी विलासप्रियता मानो खेतों में हव्वे की भांति उससे डराती रहती थी। खेत में हरियाली थी, दाने थे, लेकिन वह हवा निश्चल भाव से दोनों हाथ फैलाए खड़ा उसकी ओर घूरता रहता था। अपनी आशा और दुर्दशा, हार और जीत को वह सुखदा से बुराई की भांति छिपाता था। कभी कभी उसे घर लौटने में देर हो जाती तो सुखदा व्यंग करने से बाज न आती थी। हाँ, यहाँ कौन अपना बैठा हुआ है, बाहर के मजे घर में कहाँ। और यह तिरस्कार किसान की कड़े कड़े की भांति हव्वे के भय को और भी उत्तेजित कर देती थी। वह उसी खुशामद करता, अपने सिद्धांतों को लंबी सी लंबी रस्सी देता, पर सुखदा इसे उसकी दुर्बलता समझकर ठुकरा देती थी। वह पति को दया भाव से देखती थी, उसकी त्यागमयी प्रवृत्ति का अनादर न करती थी, पर इसका तथ्य न समझ सकती थी। वह अगर सहानुभूति की भिक्षा मांगता, उसके सहयोग के लिए हाथ फैलाता, तो शायद वह उसकी उपेक्षा न करती। अपनी मुट्ठी बंद करके अपनी मिठाई आप खाकर वह उसे रुला देता। वह भी अपनी मुट्ठी बंद कर लेती थी और अपनी मिठाई आप खाती थी। दोनों आपस में हंसते बोलते थे, साहित्य और इतिहास की चर्चा करते थे, लेकिन जीवन के ढूढ़ व्यापारियों में पृथक थे। दूध और पानी का मेल नहीं, रेत और पानी का मेल था, जो एक क्षण के लिए मिलकर पृथक हो जाता था। अमर ने इस शिकायत की कोमलता या तो समझी नहीं या समझकर उसका रस न ले सका। लाला जी ने जो आघात किया था, अभी उसकी आत्मा उस वेदना से तड़प रही थी। बोला, मैं भी यही उचित समझता हूँ। अब मुझे पढ़ना छोड़कर जीविका की फिक्र करनी पड़ेगी। सुखदा ने खींच कर कहा, हाँ, ज़्यादा पढ़ लेने से सुनती हूँ आदमी पागल हो जाता है।
अमर ने लड़ने के लिए यहाँ भी आस्तीनें चढ़ा ली। तुम यह अपेक्षा व्यर्थ कर रही हो। पढ़ने से मैं जी नहीं चुराता, लेकिन इस दशा में पढ़ना नहीं हो सकता। आज स्कूल में मुझे जितना लज्जित होना पड़ा वह मैं ही जानता हूँ। अपनी आत्मा की हत्या करके पढ़ने से भूखा रहना काफ़ी अच्छा है। सुखदा ने भी अपने शस्त्र संभाले। बोली, मैं तो समझती हूँ कि घड़ी दो घड़ी दुकान पर बैठकर भी आदमी बहुत कुछ पढ़ सकता है। चरखे और जलसाजों में जो समय देते हो वह दुकान पर दो तो कोई बुराई न होगी। फिर जब तुम किसी से कुछ कहोगे नहीं तो कोई तुम्हारे दिल की बात कैसे समझेगा। लेकिन पास इस वक्त भी 1000 रुपये से कम नहीं। वह मेरे रुपए हैं, मैं उन्हें उड़ा सकती हूँ। तुमने मुझसे चर्चा तक न की। मैं बुरी सही, तुम्हारी दुश्मन नहीं। आज लाला जी की बातें सुनकर मेरा रक्त खौल रहा है। 40 रुपये के लिए इतना हंगामा। तुम्हें जितनी ज़रूरत हो मुझसे ले लो। मुझसे लेते तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट लगती हो। अम्मा से ले लो, वह अपने को धन्य समझेंगी। उन्हें इसका अरमान ही रह गया कि तुम उनसे कुछ मांगते। मैं तो कहती हूँ मुझे लेकर लखनऊ चले चलो और निश्चित होकर पढ़ो। अम्मा तुम्हें इंग्लैंड भेज देंगी, वहाँ से अच्छी डिग्री ला सकते हो। सुखदा ने निष्कपट भाव से यह प्रस्ताव किया था। शायद पहली बार उसने पति से अपने दिल की बात कही थी। अमरकांत को बुरा लगा। बोला, मुझे डिग्री इतनी प्यारी नहीं है कि उसके लिए ससुराल की रोटियां तोड़ूं। अगर मैं अपने परिश्रम से धनोपार्जन करके पढ़ सकूंगा तो पढ़ूंगा, नहीं कोई धंधा देखूंगा। मैं अब तक व्यर्थ ही शिक्षा के मुंह में पड़ा हुआ था। कॉलेज के बाहर भी अध्ययनशील आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। मैं अभिमान नहीं करता, लेकिन साहित्य और इतिहास की जितनी पुस्तक इन 2-3 सालों में मैंने पढ़ी है, शायद ही मेरे कॉलेज में किसी ने पढ़ी हो। सुखदा ने इस अप्रिय विषय का अंत करने के लिए कहा, अच्छा नाश्ता तो कर लो। आज तो तुम्हारी मीटिंग है। 9 बजे के पहले क्यों लौटने लगे? मैं तो टर्की में जाऊंगी। अगर तुम ले चलो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अमर ने रूखेपन से कहा, मुझे टर्कीज जाने की फुर्सत नहीं है। तुम जा सकती हो। फिल्मों से भी बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है, तो मैं तुम्हें मना तो नहीं करता। तुम क्यों नहीं चलते? जो आदमी कुछ उपार्जन न करता हो उसे सिनेमा देखने का अधिकार नहीं। मैं उसी संपत्ति को अपना समझता हूँ जिसे मैं परिश्रम से कमाया है। कई मिनट तक दोनों गुम बैठे रहे। जब अमर जलपान करके उठा तो सुखदा ने संप्रेम आग्रह से कहा, कल से संध्या समय दुकान पर बैठा करो। कठिनाइयों पर विजय पाना पुरुषार्थी मनुष्यों का काम है अवश्य, मगर कठिनाइयों की दृष्टि करना, अनायास पाप में कांटे चुभाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अमरकांत इस आदेश का आशय समझ गया, पर कुछ बोला नहीं। विलासिनी संकटों से कितनी डरती है, यह चाहती है मैं भी गरीबों का खून चूसूं, उनका गला काटूं। यह मुझसे न होगा। सुखदा उसके दृष्टिकोण का समर्थन करके कदाचित उसे जीत सकती थी। उधर से हटने की चेष्टा करके वह उसके संकल्प को और भी दृढ़ कर रही थी। अमरकांत उसे सहानुभूति करके अपने अनुकूल बना सकता था, पर शुष्क त्याग का रूप दिखाकर उसे भयभीत कर रहा था। अमरकांत मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में प्रांत में सर्वप्रथम आया, पर अवस्था अधिक होने के कारण छात्रवृत्ति न पा सका। इससे उसे निराशा की जगह एक तरह का संतोष हुआ, क्योंकि वह अपने मनोविकारों को कोई ठिकाना न दे सकता। उसने कई
बड़ी बड़ी कठिनाइयों में पत्र व्यवहार करने का काम किया। धनी पिता का पुत्र था, यह काम उसे आसानी से मिल गया। लाला समरकांत की व्यवसाय नीति से प्रायः उनकी बिरादरी वाले जलते थे और पिता पुत्र के इस वैमनस्य का तमाशा देखना चाहते थे। लाला जी पहले तो बहुत बिगड़े। उनका पुत्र उन्हीं के गिरियों की सेवा करे, यह उन्हें अपमानजनक जान पड़ा। पर अमर ने उन्हें सुलझाया कि वह यह काम केवल व्यावसायिक ज्ञानोपार्जन के भाव से कर रहा है। लाला जी ने भी समझा कुछ न कुछ सीख ही जाएगा। विरोध करना छोड़ दिया। सुखदा इतनी आसानी से मानने वाली न थी। एक दिन दोनों में इसी बात पर झपट हो गई। सुखदा ने कहा, तुम 10-10, 5-5 रुपए के लिए दूसरों की खुशामद करती फिरते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? अमर ने शांतिपूर्वक कहा, काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं, दूसरों का मुंह ताना शर्म की बात है। तो ये धनियों के जितने लड़के हैं सभी बेशर्म हैं, है ही, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अब तो लाला जी मुझे खुशी से भी रुपए दे दे तो न लूं। जब तक अपने सामर्थ्य का ज्ञान न था तब तक उन्हें कष्ट देता था। जब मालूम हो गया कि मैं अपने खर्च भर को कमा सकता हूँ तो किसी के सामने हाथ क्यों फैलाऊं? सुखदा ने निर्दयता के साथ कहा, तो जब तुम अपने पिता से कुछ लेना अपमान की बात समझते हो तो मैं क्यों उनकी आश्रित बनकर रहूं? इसका आशय तो यही हो सकता है कि मैं भी किसी पाठशाला में नौकरी करूं या सीने पिरोने का काम धंधा ढूंढूं। अमरकांत ने संकट में पड़कर कहा, तुम्हारे लिए इसकी जरूरत नहीं। क्यों? मैं खाती पहनती, गहने बनवाती हूँ, पुस्तकें लेती हूँ, पत्रिकाएं मंगवाती हूँ दूसरों की कमाई पर, तो इसका तो यह आशय भी हो सकता है कि मुझे तुम्हारी कमाई पर भी कोई अधिकार नहीं। मुझे खुद परिश्रम करके कमाना चाहिए। अमरकांत को संकट से निकालने की एक युक्ति सूझ गई। अगर दादा या तुम्हारी अम्मी जी तुमसे चिढ़े और मैं भी ताने दूं तब निसंदेह तुम्हें खुद धन कमाने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई मुंह से न कहे पर मन में तो समझ सकता है। अब तक तो मैं समझती थी कि तुम पर मेरा अधिकार है, तुमसे जितना चाहूँगी लड़ कर ले लूँगी, लेकिन अब मालूम हुआ मेरा कोई अधिकार नहीं। तुम जब चाहो मुझे जवाब दे सकते हो, यही बात है या कुछ और? अमरकांत ने हार कर कहा, तो तुम मुझे क्या करने को कहती हो? दादा से हर महीने रुपए के लिए लड़ता रहूं? सुखदा बोली, हाँ, मैं यही चाहती हूँ। यह दूसरों की चाकरी छोड़ दो और घर का धंधा देखो। जितना समय उधर देते हो उतना ही समय घर के कामों में दे दो। मुझे इस लेन देन सूद ब्याज से घृणा है। सुखदा मुस्कुराकर बोली, यह तो तुम्हारा अच्छा तर्क है। मरीज को छोड़कर दो, वह आप ही आप अच्छा हो जाएगा। इस तरह मरीज मर जाएगा, अच्छा न होगा। तुम दुकान पर जितना देर बैठोगे कम से कम उतनी देर तो यह घृणित व्यापार न होने दोगे। यह भी तो संभव है कि तुम्हारा अनुराग देखकर लालाजी सारा काम तुम्ही को सौंप दे, तब तुम अपनी इच्छा अनुसार इसे चलाना। अगर अभी इतना भार नहीं लेना चाहते तो न लो, लेकिन लाला जी की मनोवृत्ति पर तो कुछ न कुछ प्रभाव डाल ही सकते हो। वह वही कर रहे हैं जो अपने अपने ढंग से सारा संसार कर रहा है। तुम विरक्त होकर उनके विचार और नीति को नहीं बदल सकते, और अगर तुम अपना ही राग अपने आलापोगे तो मैं कह देती हूँ अपने घर चली जाऊंगी। तुम जिस तरह जीवन व्यतीत करना चाहते हो मेरे मन की बात नहीं। तुम बचपन से ठुकराए गए हो और कष्ट सहने में असमर्थ हो। मेरे लिए यह नया अनुभव है। अमरकांत परास्त हो गया। इसके
कई दिन बाद उसे कई जवाब सूझे, पर इस वक्त वह कुछ जवाब न दे सका। नहीं, उसे सुखदा की बातें न्याय संगत मालूम हुई। अभी तक उसकी स्वतंत्र कल्पना का आधार पिता की कृपाणता थी। उसका अंकुर विद्वता की निर्ममता ने जमाता था। तर्क या सिद्धांत पर उसका आधार न था, और वह दिन तो अभी दूर, बहुत दूर था, जब उसके चित्ता की वृत्ति की बदल जाए। उसे निश्चय किया, पत्र व्यवहार का काम छोड़ दूंगा। दुकान पर बैठने में भी उसकी आपत्ति उतनी तीव्र न रही। हाँ, अपनी शिक्षा का खर्च वह पिता से लेने पर किसी तरह अपने मन को न दबा सका। इसके लिए उसे कोई दूसरा ही गुप्त मार्ग खोजना पड़ा। सुखदा से कुछ दिनों के लिए उसकी संधि सी हो गई। इसी बीच में एक और घटना हो गई, जिसने उसकी स्वतंत्र कल्पना को भी शिथिल कर दिया। सुखदा इधर साल भर से मायके न गई थी। विधवा माता बार बार बुलाती थी। लाला समरकांत भी चाहते थे कि 2-1 महीने के लिए हो आए, पर सुखदा जाने का नाम न लेती थी। अमरकांत की ओर से निश्चित न हो सकती थी। वह ऐसे घोड़े पर सवार थी जिसे नित्य फेरना लाजमी था। 10-5 दिन बंधा रहा तो फिर पट्टे पर हाथ ही न रखने देगा। इसीलिए वह अमरकांत को छोड़कर न जाती थी। अंत में माता ने स्वयं काशी आने का निश्चय किया। उनकी इच्छा अब काशी वास करने की भी हो गई। 1 महीने तक अमरकांत उसके स्वागत की तैयारियों में लगा रहा। गंगा तट पर बड़ी मुश्किल से पसंद का घर मिला, जो न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा। उसकी सफाई और सफेदी में कई दिनों लगे। गृहस्थी की सैकड़ों ही चीजें जमा करनी थी। उसके नाम सास के 1000 का बीमा भेज दिया था। उसने कर्तव्यों से उसके आधो ही में सारा प्रबंध कर दिया। पाई पाई का हिसाब लिखा तैयार था। जब सास जी प्रयाग का स्नान करती हुई माघ में काशी पहुंचती, तो वहां का सुप्रबंध देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अमरकांत ने बचत के 500 रुपये उनके सामने रख दिए। रेणुका देवी ने चकित होकर कहा, क्या 500 ही में सब कुछ हो गया? मुझे तो विश्वास नहीं आता। जी नहीं, 500 ही खर्च हुए। यह तो तुमने इनाम देने का काम किया है। यह बचत के रुपए तुम्हारे हैं। अमर ने छिपते हुए कहा, जब मुझे ज़रूरत होगी आपसे मांग लूँगा। अभी तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। रेणुका देवी रूप और स्वास्थ्य से नहीं, विचार और व्यवहार से वृद्ध थी। ज्ञान और व्रत में उनकी आस्था न थी, लेकिन कोमलता की अवहेलना न कर सकती थी। विधवा का जीवन तप का जीवन है। लोक मत इसके विपरीत कुछ नहीं देख सकता। रेणुका को विवश होकर धर्म का स्वांग भरना पड़ा था, किंतु जीवन बिना किसी आधार के तो नहीं रह सकता। भोग विलास, सैर तमाशे से आत्मा उसी भांति संतुष्ट नहीं होती, जैसे कोई चटी और आचार खाकर अपनी शुद्धता को शांत नहीं कर सकता। जीवन किसी तथ्य पर ही टिक सकता है। रेणुका के जीवन में यह आधार पशु प्रेम था। वह अपने साथ पशु पक्षियों का एक चिड़ियाघर लाई थी। तोते, मैने, बंदर, बिल्ली, गाय, हिरण, मोर, कुत्तों आदि पाल रखे थे, और उन्हीं के सुख दुख में सम्मिलित होकर जीवन में सार्थकता का अनुभव करती थी। हर एक का अलग अलग नाम था, रहने का अलग अलग स्थान था, खाने पीने के अलग अलग बर्तन थे। अन्य रसोइयों की भांति उनका पशु प्रेम नुमाइशी, फैशनेबल या मनोरंजक न था। अपने पशु पक्षियों में उनकी जान बसती थी। वह उनके बच्चों को उसी मातृत्व भरे स्नेह से खिलाती थी।
मानो उनकी नाती पोते हों। ये पशु भी उनकी बातें, उनके इशारे कुछ इस तरह समझ जाते थे कि आश्चर्य होता था। दूसरे दिन माँ बेटी में बातें होने लगी। रेणुका ने कहा, तुझे ससुराल इतनी प्यारी हो गई। सुखदा लज्जित होकर बोली, क्या करूं अम्मा, ऐसी उलझन में पड़ी हूं कि कुछ सूझता ही नहीं। बाप बेटे में बिल्कुल नहीं बनती। दादाजी चाहते हैं वह घर का धंधा देखें। वह कहते हैं मुझे इस व्यवसाय से घृणा है। मैं चली जाती तो न जाने क्या दशा होती। मुझे बार बार खटका लगा रहता है कि वह देश विदेश की राह न लें। तुमने मुझे कुएं में ढकेल दिया और क्या कहूँ। रेणुका चिंतित होकर बोली, मैंने तो अपनी समझ में घर वर दोनों ही देखभाल कर विवाह किया था, मगर तेरी तकदीर को क्या करती। लड़के से तेरी अब पटती है या वही हाल है। सुखदा फिर लज्जित हो गई। उसके दोनों कपोल लाल हो गए। सिर झुकाकर बोली, उन्हें अपनी किताबों और सभाओं से छुट्टी नहीं मिलती। तेरी जैसी रूपवती एक सीधे साधे छोकरे को भी न संभाल सकी। चाल चलन का कैसा है। सुखदा जानती थी अमरकांत में इस तरह की कोई दुर्वासना नहीं है, पर इस समय वह इस बात को निश्चयात्मक रूप से न कह सकी। उसके नारी तत्व का धब्बा आता था। बोली, मैं किसी के दिल का हाल क्या जानूं अम्मा, इतने दिन हो गए, एक दिन भी ऐसा न हुआ होगा कि कोई चीज़ लाकर देते। जैसे चाहूं रहूं, उनसे कोई मतलब ही नहीं। रेणुका ने पूछा, तू कभी कुछ पूछती है, कुछ बनाकर खिलाती है, कभी उसके सिर में तेल डालती है। सुखदा ने गर्व से कहा, जब वह मेरी बात नहीं पूछते तो मुझे क्या गरज पड़ी। वह बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ, मुझसे किसी की गुलामी नहीं होगी। रेणुका ने ताड़ना दी, बेटी बुरा न मानना, मुझे बहुत कुछ तेरा ही दोष दिखता है। तुझे अपने रूप का गर्व है, तू समझती है वह तेरे रूप पर मुग्ध होकर तेरे पैरों पर सिर रगड़ेगा। ऐसे मर्द होते हैं, यह मैं जानती हूँ, पर वह प्रेम टिकाऊ नहीं होता। न जाने तू क्यों उससे तनी रहती है। मुझे तो वह बड़ा गरीब और बहुत ही विचारशील मालूम होता है। सच कहती हूँ, मुझे उस पर दया आती है। बचपन में तो बेचारे की माँ मर गई, विमाता मिली वह डाइन, बाप हो गया शत्रु, घर को अपना घर न समझ सका। जो हृदय चिंता भर से इतना दबा हुआ हो, उसे पहले स्नेह और सेवा से पाला करने के लिए बाद तभी प्रेम का बीज बोया जा सकता है। सुखदा चिढ़कर बोली, वह चाहते हैं मैं उनके साथ तपस्विनी बनकर रहूं, रूखा सूखा खाऊं, मोटा झोटा पहनूं और वह घर से अलग होकर मेहनत और मजूरी करें। मुझसे यह न होगा, चाहे सदैव के लिए उनसे नाता ही टूट जाए। वह अपने मन की करेंगे, मेरे आराम तकलीफ की बिल्कुल परवाह न करेंगे, तो मैं भी उनका मुंह न जोहूंगी। रेणुका ने तिरस्कार भरी चितवानों से देखा और बोली, और अगर लाला समरकंद का दिवाला पीट जाए। सुखदा ने इस संभावना की कभी कल्पना ही न की थी। विमूढ़ होकर बोली, दिवाला क्यों पीटने लगा, ऐसा संभव तो है। सुखदा ने माँ की संपत्ति का आश्रय न लिया। वह कहने सकी, तुम्हारे पास जो कुछ है वह भी तो मेरा ही है। आत्मसम्मान ने उसे ऐसा न कहने दिया। माँ के इस निर्दय प्रश्न पर झुंझलाकर बोली, जब मौत आती है तो आदमी मर जाता है, जानबूझकर आग में नहीं कूदता जाता। बातों बातों में माता को ज्ञात हो गया कि उनकी संपत्ति का वारिस आने वाला है। कन्या के भविष्य के विषय में उन्हें बड़ी चिंता हो गई थी। इस संवाद ने उस चिंता का शमन कर दिया। उन्होंने आनंद विह्वल होकर सुखदा को गले लगा लिया। इस उपन्यास का अगला भाग अब भी बाकी है।
उसे सुनने के लिए भाग 2 का इंतज़ार करें।